अस्सलाम एवरीवन, मैं हूं फ़हमीन और आप लोग देख रहे हैं द रियल डायरीज़। आज हम लोग रिव्यू करने जा रहे हैं जफ़ा की 2 एपिसोड्स 22 और 23 जो मुझे पर्सनली पसंद आई हैं। स्पेशली अगर हम बात करें जो दीबू और नुमैर का ट्रैक है वो मुझे बहुत अच्छा लगा है, उससे मैं काफ़ी सैटिस्फाइड हूँ। क्योंकि हम लोग काफ़ी ऐसे से एंटिसिपेट कर रहे थे कि दीबू जो है वो एक्सपेक्ट करी होगी तो वही हुआ। और नुमैर का जो मसला इतने अरसे से एक मिस्ट्री रखा हुआ था वो फाइनली रिवील कर दिया कि भई वो बच्चे का जो है वो बाप नहीं बन सकता, डॉक्टर ने उसको बताया था। और अभी इज़ कम्प्लीटली इन शॉक कि भई दीबू कैसे एक्सपेक्ट कर रही है, ये कैसे हो सकता है? इस पॉइंट पे ना मेरी एक बहुत लंबी डिटेल्ड डिस्कशन और इनफैक्ट डिबेट हुई थी कि क्या नुमैर को दिखाना चाहिए कि वो शक करे दीबू के ऊपर कि नहीं। और मेरा पर्सनली ओपिनियन था कि नहीं, आई डोंट थिंक कि राइटर को ये दिखाना चाहिए कि नुमैर वो शक करे, बिकॉज़ नुमैर जिस तरह का इंसान दिखाया है, वो चाहे दीबू के साथ हो, चाहे वो दीबू के पेरेंट्स के साथ हो, ज़ारा के साथ हो, हसन के साथ हो, वो उसकी नेचर ही वो नहीं थी कि वो इतनी बड़ी एलिगेशन अपनी बीवी के ऊपर लगाता कि नहीं ये बच्चा मेरा नहीं है, मुइज़ का है। ऑल्सो द फैक्ट कि नुमैर जो है ही इज़ अ डॉक्टर, तो उसको पता है कि भई जब भी इस तरह की चीज़ होती है, सो ऐसा नहीं होता कि वो 100% वो है कि भई नहीं बच्चा हो ही नहीं सकता। कभी-कभार इस तरह की रिपोर्ट्स गलत भी हो सकती हैं एंड अल्लाह मियाँ की मर्ज़ी होती है, कुछ भी हो सकता है। आई वाज़ रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट कि जो आपके राइटर और डायरेक्टर हैं वो स्टोरी को कैसे हैंडल करते हैं। इसलिए इस एपिसोड में जब बार-बार ये हो रहा था कि कभी नुमैर जो हैं वो सेलिब्रेट करने की कोशिश कर रहे थे कि चलो तुम्हारे घर चलते हैं और तुम्हारे पेरेंट्स से मिलते हैं और ये खुशी मनाते हैं। लेकिन कभी-कभी वो डाउटफुल भी हो रहे थे, स्पेशली जब दीबू उनको बोल रही थी कि अच्छा चलो मोइज़ के घर के आगे से ना बड़े अच्छे गुलाब जामुन मिलते हैं। तो वो मोइज़ का नाम सुन सुन के एकदम से दोबारा उसमें हो जाते हैं कि मूड उनका ख़राब हो जाता है कि अच्छा यार अब वो यू टर्न ले लेते हैं कि तुम्हारी अम्मा-अब्बा के घर नहीं जाना और बस अपने घर चलना है, मेरे सर में दर्द हो रहा है, तुम चुप करके बैठो। सो मुझे बड़ा वो था कि अच्छा फाइनली क्या दिखाएँगे, कि क्या वो दीबू को क्वेश्चन कर रहा है कि भई ये मेरा नहीं है, मेरा तो हो ही नहीं सकता, या वो किसी थर्ड पार्टी के पास जाके डिस्कस कर रहा है कि यार तुम्हें क्या लगता है कि नहीं। लेकिन आई एम सो ग्लैड जिस तरह से राइटर ने इसको डील किया है। एक बहुत बहुत खूबसूरत सीन उन्होंने हम लोगों को दिया है जिसके अंदर नुमैर जो है वो नमाज़ पढ़ रहे हैं, वो जानमाज़ के ऊपर बैठ कर दुआ कर रहे हैं और वो एग्जैक्टली यही चीज़ अपने से पूछ रहे हैं कि भाई मैं क्यों शक कर रहा हूँ। मैं डॉक्टर हूँ, मुझे पता है कि मुझे ये ज़रूर बताया गया था कि मेरे लिए बाप बनना जो है वो मुश्किल है, लेकिन वो नामुमकिन नहीं था। एंड देन दीबू ने जिस तरह से वो तो कॉलेज भी नहीं जाना चाह रही थी, मैंने उसको भेजा था। सो वो जो एक डाउट वाली चीज़ दिखाई थी जिसके अंदर ही इज़ क्राइंग एंड ही इज़ लाइक, वो सजदे में भी जा रहे हैं, वो अल्लाह में से कह रहे हैं कि प्लीज़ मेरे दिल से ये वसवसे निकाल दे और मुझे इस कशमकश से निकाल दे और मैं दीबू के ऊपर ट्रस्ट करना चाहता हूँ और मुझे ट्रस्ट करने दें। और वो अल्लाह मियाँ से ये कन्वर्सेशन कर रहे हैं, वो चीज़ मुझे बहुत खूबसूरत लगी थी, बिकॉज़ मुझे लगता है कि ये इट वाज़ वेरी क्लोज़ टू रियलिटी। असल में भी ऐसे ही होता है कि एक इंसान जितना मर्ज़ी नेक हो, ये बात नहीं होती कि आपके दिमाग में कभी कोई नेगेटिव थॉट आती ही नहीं है। आप कभी किसी चीज़ के ऊपर डाउट करते ही नहीं हो। आपके दिमाग में गलत बातें आती हैं, आपने उस गलत बातों को किस तरह से कंट्रोल करना है और आपने किस तरह से उन गलत बातों के ऊपर एक्ट आउट नहीं करना, वो डिफरेंशिएट करती हैं कि अच्छा आप एक अच्छे इंसान बनोगे या आप नेगेटिविटी की तरफ जाओगे। और एग्ज़ैक्टली वही चीज़ दिखाया कि ठीक है, डॉक्टर नुमैर के दिमाग में डाउट्स आ रहे थे, वो सोच रहे थे कि भई क्या ये पॉसिबल है, क्या मैं शक करूँ वो? लेकिन वो कन्वर्सेशन जो है वो उन्होंने अल्लाह मियाँ से की है। वो ऐसा नहीं है कि वो 10 लोगों के पास गए हैं कि यार मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी बीवी ये कर रही है, या वो इनफैक्ट ज़ारा के पास गए हैं कि तुम बताओ तुम्हें क्या लगता है। उन्होंने किसी इंसान से जो है ना वो गवाहियाँ नहीं ली अपनी बीवी के कैरेक्टर के लिए, बल्कि उन्होंने अल्लाह मियाँ से की है। और अल्लाह मियाँ को भी ये नहीं कहा कि मुझे कोई प्रूफ दिखा दें, मुझे कोई लाइट दिखा दें ऐसी जिससे मुझे हो कि नहीं ये वाक़ई मेरी ही औलाद है, बल्कि उन्होंने अल्लाह मियाँ से ना वो गिड़गिड़ा के रो रहे हैं कि भई मेरे दिमाग से ये वसवसे निकाल दे। मुझे पता है कि दीबू ऐसी नहीं है, लेकिन जो भी मेरे दिमाग में नेगेटिव बातें आ रही हैं उनको वो कर दे। सो वो कॉन्वर्सेशन मुझे अल्लाह मियाँ के साथ जो उनकी थी, दिखाई थी, वो मुझे बहुत बहुत खूबसूरत लगी। एंड देन जब वो जाते हैं बेड के ऊपर और दीबू सो रही होती है और वो देख रहे होते हैं, उस टाइम पे भी उनको रोना भी आ रहा है, वो कंट्रोल भी कर रहे हैं, बहुत प्यार से भी देख रहे हैं क्योंकि ऑफ कोर्स ही इज़ इन लव विद दीबू एट दिस पॉइंट। और फिर वो थोड़ी-सी स्माइल भी देते हैं। सो आई एम श्योर कि वो फिर यही दिखा रहे हैं कि नहीं, वो उसके ऊपर उस तरह का इतना बड़ा इल्ज़ाम नहीं लगा लगा रहे और वो उसके ऊपर कंप्लीटली ट्रस्ट कर रहे हैं। अब आई एम नॉट श्योर कि आगे क्या दिखाएँगे। नुमैर जो है वो दीबू को बताते हैं कि नहीं, कि उनका एक मेडिकल प्रॉब्लम था या वो उसको अपने तक ही रखते हैं। ऑनेस्टली अगर मुझसे पूछे तो आई डोंट थिंक इतनी अब इस पॉइंट के ऊपर नीड है, या तो शादी से पहले वो उनके साथ ऑनेस्ट होके बता देते। सो अगर इस पॉइंट के ऊपर अगर वो नहीं भी बताते, ही चूज़ टू हाइड दिस, तो आई थिंक दैट्स ओके एज़ वेल, इट डज़न्ट मेक हिम अ बैड पर्सन। लेकिन आई एम रियली हैप्पी जिस तरह से ये पूरा का पूरा ट्रैक हैंडल हुआ है। राइटर ने, डायरेक्टर ने जिस तरह से एग्जीक्यूट करवाया है, उस्मान की जो एक्टिंग थी वो बहुत खूबसूरत थी। सो आई एम रियली ग्लैड विद दिस ट्रैक। दूसरे ट्रैक की तरफ आएँ, ज़ारा और हसन। अच्छा, वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है क्योंकि मुझे नहीं समझ आ रहा कि उसके अंदर, स्पेशली इफ आई टॉक अबाउट राइटर, वो क्या करना चाह रहे हैं।
एक बहुत बड़ा प्लॉट ट्विस्ट वो लेकर आए जिसमें उन्होंने कहा कि जी दादी आती हैं ज़ारा के पास और वो कहती हैं कि भई तुम्हें जो है वो पूरा सच नहीं पता, तुम्हें आधा सच पता है। और एक्चुअली जो अब्यूज़िव वो माँ नहीं थी हसन की बल्कि बाप था। और मैंने ये सच उससे छुपाया क्योंकि उसके बाप ने मुझसे प्रॉमिस करवाया था कि मैं उसको कभी ये नहीं बताऊँगी कि भई तुम्हारी माँ अच्छी थी और तुम्हारा बाप बुरा था। अब इसमें इतने सारे क्वेश्चंस हैं जो कि मेरे दिमाग में आए कि अच्छा चलो फाइन, एक्सेप्ट कर लिया मैंने, ठीक है कि माँ अच्छी थी बाप बुरा था, बट व्हाट डज इट मैटर? ज़ारा को हमेशा से पता था कि हसन के जो एंगर इश्यूज हैं वो उनके कोई ना कोई वन ऑफ द पेरेंट्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। सो इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि वो माँ थी या बाप थी? हसन ने जिस तरह से ज़ारा के साथ जो भी बिहेवियर रखा, स्टार्ट में भी नहीं बताया, शादी से पहले, बाद में भी नहीं, फिर उसके बाद कॉन्स्टेंटली झूठ के भई अपॉइंटमेंट में मैं जा रहा हूँ, नहीं जा रहा, से मैं वो डॉक्टर के पास भी नहीं गई, उन्होंने अपॉइंटमेंट एक बुक भी नहीं करवाई। एंड देन फिर जिस तरह से मारा, और एक दफ़ा नहीं मारा, बार-बार मारा। जब पहले भी ज़ारा घर गई थी, उसके बाद भी उनको कंट्रोल कर लेना चाहिए था, लेकिन नहीं। दोबारा भी उन्होंने किया, फिर बच्चे करने की उसमें ट्रैप भी करने की कोशिश की ज़ारा को रिलेशनशिप के अंदर। एंड देन फाइनली वो पॉइंट आया जब ही लिटरली बीट हर टू डेथ, मतलब इट्स नॉट कोई छोटी चीज़, इतना मारा कि वो हॉस्पिटल पहुँच गई बंदी। सो मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि माँ रिस्पॉन्सिबल हो या बाप रिस्पॉन्सिबल हो, ये सारी चीज़ें जस्टिफाई कैसे होती हैं? उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है कि कौन-सा पेरेंट जो है वो अब्यूसिव था? दादी की अगर हम बात करें तो मैं हमेशा से कहती थी कि ज़ारा के लिए वो कल्प्रिट हैं और वो रिस्पॉन्सिबल हैं ज़ारा को इस पॉइंट पे लाने के लिए। लेकिन अब तो मैं आई थिंक ये भी कहूँगी कि हसन के लिए भी वही रिस्पॉन्सिबल हैं। हसन की ज़िंदगी बर्बाद भी उन्होंने ही की है। आप एक स्टूपिड सी बात कर रहे हो कि मैंने हसन को कभी सच्चाई नहीं बताई क्योंकि मैंने उसके बाप से प्रॉमिस किया था कि मैं कभी हसन को नहीं बताऊँगी, तुम्हारा बाप बुरा है, तुम्हारी माँ अच्छी है। क्यों भई? आप एक ऐसे टॉक्सिक इंसान से जो अपनी बीवी पे हाथ उठाते हो, उससे प्रॉमिस पहली तो बात है कर क्यों रहे हो? दूसरी बात, अगर आपने कर लिया तो आप तोड़ दो। आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है कि बच्चे को उसकी माँ मिले, या आपके लिए ये इम्पोर्टेंट है कि जो स्टूपिड सा आपने प्रॉमिस किया बस आप उसको बरकरार रखो? सो क्लियरली दादी की जो प्रायोरिटीज़ थी वो गलत ही थी। और वो वाला पार्ट जो है अगेन मुझे इतना पसंद नहीं आया। ये जो हमेशा दिखा देते हैं कि बस मैंने वादा किया था इसलिए मैंने ये हकीकत छुपाई। इस वाली चीज़ को थोड़ा-सा आई थिंक ज़्यादा क्रिएटिव होने की ज़रूरत है, बिकॉज़ ऐसे स्टूपिड वादे करने की ज़रूरत ही नहीं होती है। थिर्डली जो बहुत बड़ा मसला मुझे लगा है वो ये दिखाया है कि इन्होंने, ज़ारा अपने बाप के साथ कन्वर्सेशन करके कह रही है कि भई उसके साइकोलॉजिकल इश्यूज़ थे एंड ही नीड्स हेल्प और वो बेहतर हो सकता है। सो वो जाती है पुलिस स्टेशन और अपनी कंप्लेंट वापस ले लेती है और हसन को जो है वो रिहा कर देती है, और हसन अपने दादी के घर बैठ के दादी की गोद के अंदर रो रहा है। अब इस पॉइंट के ऊपर ना मेरे लिए ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है कि क्या ज़ारा जो है वो हसन के साथ वापस जाती है कि नहीं, बिकॉज़ आई थिंक वो नहीं दिखाएँगे कि वो वापस जा रही है। स्टिल आई एम नॉट हैप्पी विद द प्लॉट, बिकॉज़ दिखाना ये चाहिए था कि हसन अपने एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस फेस कर रहा है जेल के अंदर, जो कि एक्चुअली बनती थी। उसने ज़ारा को उस पॉइंट के ऊपर लेकर आया था, जिस तरह से उसने मारा था उसके ऊपर जेल से कम कोई चीज़ नहीं थी जो हसन फेस करता। इनफैक्ट दादी को भी अपने कॉन्सिक्वेंसेस, अपने एक्शंस के इसी तरह दिखाने चाहिए थे कि उनका पोता जो है, जिसको वो इतना प्यार करती है, जिसको वो इतना प्रोटेक्ट करना चाहती थी, वो जेल के अंदर बैठा हुआ है। सो दादी की सबसे बड़ी सज़ा यही होनी चाहिए थी। लेकिन इन्होंने दिखा दिया कि नहीं, नहीं भई, उसके क्योंकि पास्ट ट्रॉमास थे, तो वो बहुत मासूम है, वो इनोसेंट है, वो जान के ये नहीं कर रहा था। ये बात मुझे गलत लगी है। एक सीज़न मैंने नेटफ्लिक्स के ऊपर देखा था, माइंड हंटर, जिसके अंदर जो इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं वो सीरियल किलर्स को जब पकड़ रहे होते हैं तो वो उनकी प्रॉपर साइकी के अंदर जाते हैं, पास्ट ट्रॉमास के अंदर, चाइल्डहुड में उनके क्या एक्सपीरियंसेस थे, पूरा बैकग्राउंड वगैरह वो दिखा रहे होते हैं। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स यही होता है कि जो आपके इस तरह के लोग होते हैं, उनके बचपन में कोई ना कोई बुरे एक्सपीरियंसेस हो रहे होते हैं। उन्होंने खुद भी अब्यूज़ जो है वो फेस किया होता है और फिर इवेंचुअली बड़े होकर वो ये अब्यूज़ जो है वो दूसरे लोगों के ऊपर प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया में जितने भी सीरियल किलर्स हैं सबको हम लोग जेलों से निकाल के माफ़ कर दें और कहें कि नहीं, नहीं भई, तुम लोगों को जो है वो थेरेपी के लिए जाना चाहिए। और तुम लोग जो है वो पहले अपने रिलेशनशिप्स और वो वहाँ से इमोशनल ट्रॉमास हील करो और फिर उसके बाद देखेंगे। ये नहीं होता, ये रियलिस्टिक चीज़ नहीं है। हर इंसान जो है वो जब पैदा होता है तब से वो बुरा नहीं होता। उसके एक्सपीरियंसेस की वजह से ही वो इस तरह से एक्ट आउट कर रहा होता है। सो हसन का भी यही है कि ठीक है उसके इमोशनल ट्रॉमास थे, वी अंडरस्टैंड दैट, लेकिन वो एक ग्रोन अप इंसान था, वो एक एडल्ट था, उसके पास चॉइस थी। उसको ज़ारा ने एक दफ़ा सिर्फ मौका नहीं दिया था, बार-बार मौका दिया था, बहुत चांसेस दिए थे। जब बहुत दफ़ा उसको झूठ भी पकड़ा गया था लेकिन ज़ारा वापस आ जाती थी उसके पास कि भई नहीं ठीक है, मैं पेरेंट्स से स्टैंड ले लूँगी, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर लूँगी, तुम ठीक हो जाओ, तुम बस सिर्फ़ एक थेरेपी पे चले जाओ। तुम्हारी उसकी, ज़ारा की लिटरली सिर्फ़ ये एक्सपेक्टेशन थी हसन से कि भई तुम एक डॉक्टर अपॉइंटमेंट बुक कर लो। वो भी हसन ने नहीं किया। सो आई थिंक मुझे लगता है कि वो एक ग्रोन अप एडल्ट था, वो एक्शंस के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल है, सिर्फ़ उसके पास्ट को ना ब्लेम किया जाए। और ये कि वो इतना मासूम ना दिखाएँ कि भई उसकी तो कोई गलती ही नहीं थी, उसकी गलती थी। जब आप इतना मार रहे होते हो तो एक आपके पास चॉइस होती है कि भई आप उस टाइम के ऊपर अपने आप को कंट्रोल करो। वो कंट्रोल उसने कभी किया नहीं और कभी उसने कोशिश भी नहीं की कि भई मेरे अंदर वो कंट्रोल आए।
सो इसलिए ये चीज़ मुझे नहीं पसंद आई है, मुझे बहुत स्टूपिड लगी है कि उसको जेल से निकाल दिया, उसको जेल में ही होना चाहिए था। आप लोग भी ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को क्या लगता है कि हसन का कैरेक्टर जो है उसका कोई रिडेम्पशन किसी किस्म की बनती है, या फिर यू गाइज़ ऑल्सो थिंक कि नहीं, उसको जो भी उसने एक्शंस किए तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने का यही बेस्ट तरीका था कि वो जेल में सज़ा करते हैं। जेल में उसको कौन-सी कोई फांसी मिल रही है या उम्र कैद हो रही है। 2-3 साल की सज़ा होती है डोमेस्टिक वायलेंस के केस में आई थिंक। सो वो कर लेता, इतना अगर उसको असल में शर्मिंदगी है तो वो फेस करे। सो ये चीज़ में मैं इतनी ज़्यादा खुश नहीं हूँ प्लॉट के साथ, डायरेक्टर के साथ, राइटर दोनों के साथ। आई थिंक इसको थोड़ा-सा बेहतर तरीके से हैंडल किया जाता था। आप लोग भी अपनी फीडबैक जो है वो ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बताएँ आप लोगों को ओवरऑल प्लॉट कैसा लगा, नुमैर और दीबू का भी, एंड देन ऑफ कोर्स ज़ारा और हसन का भी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, वीडियो को लाइक करें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।